वॉर चालू है जो कि ईरान का एंड हाँ। यूएस, जिसमें जो डोनाल्ड ट्रम्प के भी मतलब बहुत से ये है, हम्म। मतलब वो भी है इस वॉर में। सो हाँ, वो कहाँ पे लीड करेगा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, मतलब इसके हम्म। बारे में और डिटेल में जानना है। तो आई गो फॉर ठीक। दिस टॉपिक। ठीक है। ईरान जो है, देखो, जो मिडिल ईस्ट की हम बात करते हैं, जिसको हम लोग एक्सटेंडेड एशिया बोलते हैं, साउथ, हम एक्सटेंडेड एशिया, ईस्ट एशिया बोलते हैं उसको। अब जो मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया जैसा हम कहा जाता है, जो मिडिल ईस्ट होता है, मिडिल ईस्ट में जैसे कंट्रीज है, सऊदी अरेबिया हो गया, दुबई हो गया, बहरीन हो गया, कतार हो गया, उसके बाद जैसे क्या बोलते हैं आपका जॉर्डन हो गया। और अगर हम और भी कंट्रीज की अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारी कंट्रीज है। ये सारी की सारी जो कंट्रीज है, ये अरेबिक कंट्रीज है। अरेबिक कंट्रीज में एक जीसीसी करके होता है। तो यहां पर कैसा होता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस सबसे ज्यादा मिलता है। और इन्होंने क्या करे है, अमेरिका के साथ हमेशा से मिलकर ऑयल एंड नेचुरल गैस का अच्छे से बिजनेस किए। एक कंट्री है एशिया में, वो अरेबिक कंट्री नहीं है पर एशिया में है, जिसका नाम है ईरान। ईरान की एक आइडियोलॉजी रही है, ईरान ये बोलता है कि जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज है या जितनी भी अरेबिक कंट्रीज है, अरेबिक कंट्रीज का मैं सही मायने में क्या बोलना चाहिए, हम लीड करता हूं, यानी प्रतिनिधित्व करता हूं। मगर अगर देखा जाए सही तरीके से, तो मुस्लिम्स में 3 से 4 टाइप की मुस्लिम्स होते हैं। पहला होता है जिसे कहते हैं हम शिया मुसलमान, दूसरे को बोलते हैं हम सुन्नी मुसलमान, तीसरे को बोलते हैं हम बोहरा मुस्लिम्स। तो जो शियाज है, शियाज आर मेजोरिटी इन ईरान, सुन्नीज आर मेजोरिटी इन सऊदी अरेबिया, दुबई, ये सब सुन्नी कंट्रीज है। इवन पाकिस्तान में भी आपको शिया कम और सुन्नी ज्यादा मिलेंगे। इंडिया में भी शिया है मगर कम है, सुन्नी ज्यादा है। अब यहाँ पे ये होता है, अमेरिका की एक आदत है, अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट को दबा के रखा है। जैसे कि बहरीन, कतार, इनको सबको बोल के रखा है, दुबई वगैरह सबको बोल के रखा है कि यार मैं जैसा बोलूंगा बिजनेस करने, वैसा तुमको करना पड़ेगा, तुमको डॉलर में ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। तुम अब मेरी इजाजत के बिना किसी देश को ज्यादा ऑयल ज्यादा रेट में नहीं बेच सकते, तुम्हें ऑयल के प्राइसेस को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा क्योंकि तुम डॉलर में ट्रेड कर रहे हो, जिसको हम लोग बोलते हैं पेट्रो डॉलर ट्रीटी। क्या कहते हैं? पेट्रो डॉलर ट्रीटी। यानी पेट्रोल या जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट, चाहे वो क्रूड ऑयल क्यों ना रहे, अगर वो बिकेगा तो वो डॉलर में बिकेगा। ईरान ये बोलता है कि भाई मैं अपने तरीके से बिजनेस करूंगा। मैं सामने वाले को अगर उसकी करेंसी पुरा रही है और मुझे मेरी करेंसी पुरा रही है, तो मैं अपनी नॉर्मल करेंसी में, जो लोकल करेंसी में, उसमें काम करूंगा, मैं डॉलर नहीं करूंगा। अब अमेरिका के अगेंस्ट ईरान क्या कर रहा है, ईरान अपनी पावर बढ़ा रहा है। ईरान बोलता है कि अमेरिका का इंटरफेरेंस होना ही नहीं चाहिए मिडिल ईस्ट में, बल्कि ईरान का कोई संबंध ही नहीं है मिडिल ईस्ट से। एक्चुअली बोला जाए तो ईरान जो है एशियन कंट्री में आती है, इट इज नॉट अ मिडिल ईस्ट पार्ट। तो मिडिल ईस्ट कंट्रियां ये बोलती है कि भाई तू हमारे लिए मत बोल, तू अपना देख, तेरे को क्या करना है तू कर, हमको जो करना है हम करेंगे। अब इसमें अमेरिका से इसकी ठन जाती है। अमेरिका बोलता है जब सब लोग मेरी बात मान रहे तो तू क्यों नहीं मान रहा, तेरे पास भी क्रूड ऑयल है, मैं तेरे को तेरा क्रूड ऑयल नहीं बेचने दूंगा। मैं तेरे को स्विफ्ट सिस्टम, जो वर्ल्ड बैंकिंग सिस्टम होता है, जिसमें जैसे मान के चलो, अगर ऋषिता जो है, ऋषिता प्रधानमंत्री है हिंदुस्तान की, और मैं ईरान का राष्ट्रपति हूँ। अब ऋषिता मेरे को बोलती है कि हम आपके यहाँ से ना इतने मिलियन का क्रूड ऑयल खरीदेंगे। बोला ठीक है मैडम, आप खरीदिए। अब मैं जब तुम्हें क्रूड ऑयल बेचूंगा, तो मैं क्रूड ऑयल तुम्हें बेचूंगा तो क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि ठीक है, क्रूड ऑयल का डॉलर में मार्केट का ये रेट है, आप मुझे डॉलर में पे करो, मैं आपको जहाज से भिजवा देता हूं। अब यहाँ पे दिक्कत ये होती है, वो बोलता है कि नहीं मेरे को डॉलर चाहिए ही नहीं, आप लोकल करेंसी में करो। इंडिया ने ये बोला ठीक है, लोकल करेंसी में हमने रशिया के साथ किया। क्यों किया? क्योंकि रशिया को भी स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाल दिया गया था। तो ईरान को भी क्या करा अमेरिका ने, स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाल दिया। ईरान अब किसी से भी डॉलर नहीं कमा सकता। और लोकल करेंसी की अगर हम वैल्यू बोले तो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं रहती। एग्जाम्पल लेते हैं, $1 इक्वल्स टू 100 रुपीज है। यानी हमारे यहाँ का 100 रुपए का नोट, बीच में 90 था, अभी 100 हो गया। 100 रुपए के नोट की कीमत $1 की है। मतलब आप सोचो हमारी करेंसी कितनी कमजोर है। अब अगर मैं ये बोलता हूं रशिया को कि ठीक है हम आपके रूबल में खरीद लेंगे, आप हमारे रुपए में खरीद दो, चल जाएगा। बट अगर मैं वर्ल्ड को बोलूंगा कि नहीं भाई तुम मेरे रुपए में खरीदो, वर्ल्ड बोलेगा यार फिर तुमको बेच के फायदा क्या हुआ, हमें तो डॉलर कमाना है। इस हेजिमनी को मेंटेन करने के लिए यूएस की एक आदत होती है, यूएस कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करता है। मेरे हिसाब से बेचोगे, तुम एक काम करो, तुम अपना ही न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद करो। अच्छा, इन सभी कंट्रीज, इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज में से एक छोटी सी कंट्री बीच में है जिसकी यहूदी कंट्री है, जिसको हम लोग बोलते हैं इसराइल। अब इसराइल का प्रॉब्लम यह है कि इसराइल में पूरे दुनिया में 2.5 से 3 करोड़ लोग ही यहूदी है। यहूदी मीन्स दे आर, हम जायनिज्म जिसको बोलते हैं, यानी एक अलग रिलीजन होता है, जैसे हिंदुइज्म होता है, इस्लाम होता है, क्रिश्चियनिटी होता है, वैसे ही एक जायनिज्म होता है। तो जायनिज्म के
कंटेंट को वो लोग रहने के लिए, अब क्या आजू बाजू अरेबिक कंट्रीज है तो अरेबिक कंट्रीज का कहीं ना कहीं तो इन्फ्लुएंस आएगा। तो यहाँ पे ये क्या करता है, अमेरिका ने इसराइल को एक टाइप से एक पपेट जैसा यूज किया है कि भाई अगर इन कंट्रीज को कंट्रोल करना है ना तो मैं तेको टेक्नोलॉजी देता, मैं तेको हथियार देता, तू इनको ठोक। अब यहां पर ये प्रॉब्लम होती है कि इसराइल की दुश्मनी सारे मिडिल ईस्ट के साथ है, पहले भी इसराइल का वॉर हो चुका है मिडिल ईस्ट के साथ, और इसराइल की खुन्नस सबसे ज्यादा ईरान के साथ है। अब ईरान को ये लगता है कि तुम मिडिल ईस्ट को भड़का रहे हो, मिडिल ईस्ट तो मेरे वाले लोग हैं। ईरान इसराइल बोलता भाई तेरे वाले लोग हैं, पर मेरी कंट्री में अगर कब्जा कर लिए तो मैं तेरे वाला बन जाऊंगा, मेरे को तेरे वाला बनना नहीं है। इस चीज का फायदा अमेरिका उठाती है। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अभी भी टाइमलाइन लिख के रख लो तुम, 15 या 14 मार्च तक चलेगा, उसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट में सीज फायर आ जाएगा। ये कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। इनफैक्ट अगर बोला जाए तो चाहे ईरान कितनी भी बड़ी मिसाइल बना रहे, ईरान की जो मैक्सिमम रेंज की जो मिसाइल है वो सिर्फ 2000 किलोमीटर की है, और वहां से अमेरिका 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। तो ईरान ज्यादा से ज्यादा मिडिल ईस्ट कंट्रीज को टारगेट कर सकता है जो अमेरिका के वहां पे बेसिस है, नेवल बेसिस है, एयरफोर्स बेसिस है, मिलिट्री बेसिस है, या फिर वो ज्यादा से ज्यादा इसराइल के ऊपर अटैक कर सकता है अरब कंट्रीज से। मगर एक्चुअली में अमेरिका ने अपने लोग अरब कंट्री से नहीं हटाया है। अगर आप अटैक नहीं भी कर रहे तो आपके मिलिट्री पर्सनल्स वहां बैठे हुए हैं। मेरा ये सवाल है, जब आप बोले थे कि मैं पूरे लोग हटा दूंगा तो हटा देना था ना। अगर आज ईरान उन पे हमला कर रहा है अरेबिक कंट्रीज पे और उनके अमेरिकन सोल्जर्स को टारगेट कर रहा है, बूट्स ऑन द ग्राउंड जिनके हैं, जो लोग वहां पे बैठे हुए हैं, तो इसमें आप ईरान को दोष नहीं दे सकते। आप हटा दिए रहते। अब अरेबिक कंट्रीज बोल रही हमारे से तो हमला नहीं हो रहा था, अब ईरान उनको ये बोल रहा है अगर तुम्हारे ऐसे हमला नहीं हो रहा तो तुम्हारे यहाँ वो लोग बैठे क्यों है? फिर बैठे भी नहीं रहने चाहिए ना। बैठाओ मत, मैं हमला नहीं करूंगा। फिर मुझे क्या निपटना है, मैं इसराइल से निपट लूंगा, इसराइल जीतने के बाद इसराइल में पहुंचूंगा। और तुम्हें ये भी बता रहा हूं, ये भी बात याद रखो, ये तुम कागज में लिख के रखो, 15 तारीख के बाद डी एस्केलेशन होगा और 15 तारीख के पहले बहुत भयानक लड़ाई होगी, जिसमें हो सकता है 60 से 75% पॉपुलेशन ऑफ इसराइल कैन बी वाइप्ड आउट, कैन बी वाइप्ड आउट। इसमें अमेरिका का कुछ नहीं जाना है, क्योंकि अमेरिका का एक भी बंदा नहीं मर रहा। शुरुआत कहां से हुई थी उसको समझते हैं। ये वॉर की शुरुआत हुई थी आज से 4 साल पहले, जब रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था। हम सब जानते हैं रशिया यूक्रेन का अभी भी वॉर चल रहा है। यूक्रेन को ना अमेरिका ने हवा भरा, तो एक काम कर, हम देखो ना नेटो में ले लेते। अब यूक्रेन उछलना शुरू करा, हाँ मैं नेटो में जाऊंगा, मैं नेटो में जाऊंगा, मैं नेटो में जाऊंगा। इसने क्लियरली बोला था ये बात रशिया ने कि भाई तू नेटो में मत जा, क्योंकि नेटो जो है एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज नॉट एन इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन। तुम एक समय यूएसएसआर के पार्ट थे, टूट के अलग कंट्री बने, तुम्हें कोई चीज चाहिए तो हम तुम्हें देंगे, तुम किसी और के पास मत जाओ। जैसे देखो एग्जाम्पल है, अभी तुम दोनों बहनें बैठी हो, अब तुम दोनों बहनों को अगर कोई सामान चाहिए तो तुम क्या करोगी बेटा? तुम पापा जी के पास जाओगी ना अपने, कि पड़ोसी के पास जाओगी? पापा जी के पास जाओगी। रोहित को कोई सामान, रोहित कहाँ जाएगा? मम्मी के पास जाएगा अपनी। तो कहीं ना कहीं इंसान अपनों के पास जाता है। तो वो ये बोले कि भाई, उसने रशिया ने बोला, अब ये सुनने तैयार नहीं। फिर रशिया ने जो ठुकाई शुरू किया इसकी, तो 4 साल से पूरा यूक्रेन बर्बाद हुआ। क्या अमेरिका का कुछ गया? कुछ नहीं गया। अमेरिका ने हथियार दिया, हथियार के बदले ये भी बोला कि यूक्रेन में जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, मैंने जिक्र किया था जब तुमको मैंने चैप्टर पढ़ाया था ऋषिता, कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या होता है, मैंने मोहित को बताया था rare earth elements क्या होता है। ठीक है, तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो होते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के 60% रिजर्व्स को उसने अपने अंडर में लिया। बोले तुम अभी मैंने जो तुमको हथियार दिया तो तुम पैसा तो दे नहीं सकते, काम करो रेयर अर्थ एलिमेंट मेरे को दे दो, मैं उसको बेच के अपना पैसा निकालू। किसका नुकसान हुआ? यूक्रेन का नुकसान हुआ। बर्बाद कौन हुआ? यूक्रेन बर्बाद हुआ। आज की डेट में अरब कंट्रीज बर्बाद हो रही है, आज की डेट में ईरान बर्बाद हो रहा, पहले इराक बर्बाद हुआ था, सीरिया बर्बाद हुआ था, यमन बर्बाद हुआ था। क्यों हुआ था? रीजन सिर्फ ये है, अमेरिका की पॉलिसी सिंपल सी है, फूट डालो राज करो। जैसे अंग्रेजों की पॉलिसी थी उसकी है, ये फूट डाल के राज करता है और खुद ही हथियार भी सप्लाई करता है। जहां जहां लड़ाई होती है, 75% इकोनॉमी जो अमेरिका की चलती है वो सिर्फ हथियार बेचने से चलती है। अमेरिका कोई और प्रोडक्ट नहीं बेचता है, सबसे ज्यादा हथियार बेचता है। हमें ऐसा लगता है अमेरिका आईफोन बेचता है, नहीं भाई, आईफोन उसका ऐसी एक्सेसरी वाला माल है, यानी कमर में पहनने वाला बेल्ट है, एक टाइप से समझ लो। मेन है उसके हथियार, F-35, F-21, रैप्टर्स, ये सब जो बेचता है उससे पैसा कमाता है। ये चाहता है कि पूरी दुनिया वॉर में भिड़ी रहे, ये चाहता है जितनी ज्यादा वॉर होगी उतना ज्यादा उसकी इकोनॉमी मजबूत होगी, उतने दूसरे देश लड़ लड़ के बर्बाद होंगे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद होगा।
उनका पैसा बर्बाद होगा, वो कर्जे बाजारी में आएंगे, वो इससे हथियार लेंगे और लड़ेंगे, लड़ के मर जाएंगे और आखिरी में सिर्फ अमेरिका जीवित बचेगा, जो कि सबके ऊपर राज करेगा, क्योंकि पैसा भी उसके पास है, पावर भी उसके पास है। आया क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आया? अभी 8 आवर्स पहले की न्यूज आई है फ्रॉम हाँ लाइक नॉर्थ कोरिया, जो उनके प्रेसिडेंट है किम जोंग उन. He said to Iran he will supply military support from that side, and it's very easy to counter attack Israel. उनके एक ही न्यूक्लियर प्लांट मतलब पूरा वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं करके न्यूक्लियर बॉम्ब से. So if Iran is ready to take those military power, so he's ready to supply that. तो ये वाली न्यूज अभी इंटरनेट पे बहुत सरफेस हो रही है. मैंने भी थोड़ा एक आर्टिकल में पढ़ा, लाइक समथिंग 7 to 8 आवर्स पहले की है. तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने तेको बोला था, अरे थोड़ी पहले तेको बात बोली थी बेटा, कि ऋषि का माइक ऑफ कर ले बेटा. थोड़ी देर पहले मैंने तेको ये बात बोली थी कि 17 तारीख या 15 तारीख के आने तक जो चेंजेस होंगे वो बहुत भयानक चेंजेस होंगे, राइट? कि बहुत सारे कंट्रीज अब आएंगे आगे, और किम जोंग योंग जो है ये पूरी तरह से अब सप्लाई करेंगे. ये नहीं अब मान के चलो अब इसराइल के ऊपर हेवी इंपैक्ट होगा. अब शायद इसराइल को अमेरिका उतने उस लेवल पे नहीं बचाएगा. अमेरिका की आदत है आग लगा दो, सबको जलने दो, जो बच गया वहां से सामान इकट्ठा करो, अपने देश में लाओ, उसको फर्निश करो और वापस उसी देश वाले को गलते महंगे दाम पे बेच दो. तो जो तुमको मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला था कि कुछ समय के बाद, यानी ऑलमोस्ट अराउंड अराउंड 17th, मैं बता रहा हूं, बहुत बड़ा डिजास्टर होगा, बहुत ज्यादा डिजास्टर होगा. मैं कोई एक्सपेक्टेड था कि कोई दे ना दे, किम जोंग योंग जरूर देगा क्योंकि उसकी खुन्नस है अमेरिका के साथ, ये 100% देगा. ठीक है. सो कल का कोई टॉपिक चुन के रखो, कल का कोई साइंटिफिक टॉपिक. कल डुग्गू क्या नाम है, मोहित, हाँ सर. कल तेरे तरफ से टॉपिक आना चाहिए. आज दीदी की तरफ से टॉपिक था, कल तेरे तरफ से टॉपिक आना चाहिए. ओके सर.